हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक तिवारी आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम एजुकेशन बाय विवेक सर पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पेट एग्जाम के दृष्टिकोण से करंट अफेयर्स श्रृंखला का प्रारंभ करेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें चुनिंदा प्रश्न ही शामिल किए गए हैं, कोई भी प्रश्न में छोड़ने लायक नहीं है। आप इसको पढ़िए और इसका संक्षिप्त नोट्स बनाइए। आइए प्रारंभ करते हैं। दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने? गौतम अडानी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पीआईपी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुनिया के तीसरे सबसे महत्वपूर्ण अमीर व्यक्ति कौन बने? इसमें गौतम अडानी। ये किसके अकॉर्डिंग है? अगर प्रश्न है तो ब्लूमबर्ग बिलियनर्स के द्वारा अगस्त में जारी किया गया था। अगस्त में अगर पूछा जाता है तो इनकी कुल संपत्ति 137 बिलियन डॉलर थी। कुल संपत्ति से दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। यह पहली बार हुआ जब कोई किसी एशियाई व्यक्ति ने दुनिया के शीर्ष 3 सबसे धनी लोगों की सूची में अपनी जगह बनाई। अब पता चल रहा है विश्व के जितने भी देश हैं, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, जापान, चीन, उन सब में शीर्ष 3 में स्थान बनाने वाले कौन बने? गौतम अडानी। ठीक है। और अगर इनकी रैंकिंग देखी जाए इस समय वर्तमान में, तब का है जब अगस्त की रैंकिंग थी। एलन मस्क थे, जेफ बेजोस थे और गौतम अडानी। ठीक, ये जो है इनका क्रम था, तब तीसरे सबसे टॉप के बने हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अब फॉर्च्यून इंडिया की भारत के अमीरों की सूची है ना। फॉर्च्यून इंडिया की सूची में भी क्या हुआ? सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में भारत में स्थित 142 अरबपतियों की संपत्ति सामूहिक रूप से 832 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। और अगर देखें इससे आगे चल के कि फोर्ब्स की जो रियल टाइम अरबपतियों की सूची के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी ने दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति अभी हाल जो अब वर्तमान की रिपोर्ट सितंबर की, उसमें क्या गौतम अडानी ने क्या कर दिया? तीसरे अमीर व्यक्ति अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस को भी पीछे छोड़ दिया है। बहुत तीव्र गति से इनकी संपत्ति बढ़ रही है। गौतम अडानी इस समय अगर भारत के अरबपतियों की लिस्ट देखी जाए तो उसमें पहले पे गौतम अडानी, दूसरे पे मुकेश अंबानी, बहुत नीचे जरा देखिए। अब तो ये अंतर बहुत बढ़ गया है। और साइरस मिस्त्री का परिवार है थर्ड पे। अडानी समूह, जाहिर सी बात है इनके पास संसाधन ज़्यादा है तो ये क्या करेंगे? निवेश भी ज़्यादा करेंगे। अडानी समूह का स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में 2030 तक 70 अरब डॉलर का, कितने? 70 अरब डॉलर का निवेश का लक्ष्य है 2030 तक ऊर्जा क्षेत्र में। किसमें? बंदरगाह से बिजली क्षेत्र में कार्यरत अडानी समूह स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में 2030 तक कितना? 70 अरब डॉलर के निवेश के तहत सौर मॉड्यूल है ना, पवन टरबाइन और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइज बनाने के लिए 3 गीगा कारखाने लगाएगा। ये जो है इनका है 70 अरब डॉलर का निवेश करने 2030 तक का। आगे पॉइंट है, एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी ने यह जानकारी सितंबर 2022 में दी। ठीक है। इसका लक्ष्य क्या है? कि शीर्ष नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक बनना। दुनिया, भारत तो क्या है, दुनिया का शीर्ष नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक लक्ष्य बनाना है। नेक्स्ट चलते हैं। अगले में है एक और नया प्रश्न है, पार्ले। हम सभी पार्ले से परिचित होंगे। पार्ले है ना, पार्ले बिस्कुट हम लोग के बचपन के दिनों से आज तक में भी इसकी उपयोगिता उतनी ही बनी हुई है। तो देखते हैं पार्ले बिस्कुट क्या हुआ। पिछले 10 सालों से भारत का नंबर 1 FMCG ब्रांड बना हुआ है, पिछले 10 सालों से। फिर भी इस साल भी 2021 में भी की रिपोर्ट जो जारी हुई है, ब्रांड फुटप्रिंट रिपोर्ट में बात सामने आई कि जो पार्ले बिस्किट है, ब्रांड 2021 में भारत में तेज़ी से बढ़ते कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में सबसे अधिक चुना जाने वाला ब्रांड बना हुआ है। पार्ले आज भी एक ब्रांड के रूप में बना हुआ है, 10 सालों से लगातार टॉप पे है। ठीक। और एक और है कि FMCG ब्रांड को है ना, ब्रांड को शामिल किया। 2020 की तुलना में 21 में पार्ले ने कंज्यूमर रीच पॉइंट में 14% की वृद्धि हासिल की। मतलब न केवल निरंतर वृद्धि है, 20 से 21 के बीच में इसमें 14% की वृद्धि भी की गई है इसके कंज्यूमर रीच में, तो लोगों तक पहुंच में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रिटेन को पीछे छोड़ भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। हर क्षेत्र में भारत बहुत तेज गति से उन्नति कर रहा है। तो ब्रिटेन को पीछे छोड़कर भारत विश्व की 5वीं, अगर पूछा जाए विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन है, तो वो भारत है। कौन है? विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत है।
ब्लूमबर्ग के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के आकार में भारत ब्रिटेन को छोड़कर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। अगर ये प्रश्न है किसको पीछे छोड़ करके, अब मतलब अब 6वीं अर्थव्यवस्था ब्रिटेन हो गया, भारत पहले 6वीं रहा होगा, अब 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका भारत, ब्रिटेन विश्व की 6वीं हो जाएगा। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ द्वारा जारी आंकड़ों और मार्च तिमाही के अंत में डॉलर के विनिमय दर के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था का कुल आकार कितना है? 854.7 अरब डॉलर। इसी अवधि में अगर कंपेयर करें इससे तो 816 अरब डॉलर ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था का आकार था और 854.7 अरब डॉलर हमारी अर्थव्यवस्था का आकार रहा है। और क्या है, विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले समय में भारत ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के अनुसार अपनी बढ़त को और मजबूत करेगा, क्योंकि ब्रिटेन राजनीतिक अस्थिरता और कोरोना के बाद मंदी का सामना कर रहा है। वहीं भारत प्रतिकूल परिस्थितियों में बहुत बेहतर प्रदर्शन सभी क्षेत्रों में कर रहा है। तो ऐसी उम्मीद व्यक्त की जा रही है कि शीघ्र ही भारत और उन्नति करेगा। एक डाटा एसबीआई का डाटा है, इन्होंने क्या किया, भारत 2029 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। जो आज 5वीं है उसमें और चेंजेज आने की संभावना है। भारतीय स्टेट बैंक की हाल में प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार भारत के 2029 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाने का अनुमान लगाया गया। यह रिपोर्ट भारतीय स्टेट बैंक ग्रुप के मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्य कांति घोष ने तैयार की है। और रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर वर्तमान वृद्धि दर भारत 2027 में जर्मनी और संभवतः 2029 में जापान से आगे निकल जाएगा। मतलब कि 27 में भारत चौथी और 29 में तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, या संभव इससे पहले भी बन सकते हैं, लेकिन जो रिपोर्ट के हिसाब से 2027 और 29 में तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगी स्टेट बैंक के आंकड़ा के अनुसार। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में 2014 के बाद से काफ़ी ढांचागत बदलाव हुए हैं और इस समय वह ब्रिटेन को पीछे छोड़ते 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमानों से पता चलता है कि भारत इस वर्ष वार्षिक आधार पर डॉलर के संदर्भ में ब्रिटेन से आगे निकल गया। अब भारत अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी से, आपके प्रश्न ये बनता है कि भारत के आगे कौन कौन से देश बच रहे हैं? अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी। इन 4 देश की अर्थव्यवस्था भारत से अधिक है। अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी, इनसे भारत पीछे है। बाकी रसिया वगैरह कुछ पता नहीं कहाँ पहुँच गए हैं सब, है ना। भारत बहुत तेज़ गति से ग्रोथ कर रहा है। विदेशों से मनी ऑर्डर प्राप्त करने में भारत शीर्ष पर है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2021 में विदेशों से मनी ऑर्डर के रूप में 87 अरब डॉलर मिले, इस मामले में वह शीर्ष पर रहा। WHO की शरणार्थियों प्रवासियों पर जुलाई 2022 में रिपोर्ट में कहा गया आज दुनिया में प्रत्येक 8 में से एक व्यक्ति यानी करीब 1 अरब प्रवासी हैं, करीब 1 अरब प्रवासी हैं। डॉलर के रूप में विदेशों से मनी ऑर्डर प्राप्त करने में शीर्ष 5 देशों में भारत, उसके बाद चीन, मैक्सिको, फिलीपींस और मिस्र हैं। ठीक है। रिपोर्ट के अनुसार 2021 में 87 अरब डॉलर प्राप्त करने के अनुसार भारत निम्न और मध्यम आय वाले देशों की श्रेणी में भी शीर्ष पर है। तो कुल मिलाकर हमें इससे मिला कि मनी ऑर्डर प्राप्त करने में भारत शीर्ष पर है। और इसके पीछे देखें कि तीसरी अर्थव्यवस्था कब बन जाएगी? 2029 तक। अगर इसी में प्रश्न बन जाए कि चौथी कब तक बन जाएगी? 2027 तक। और प्रश्न ये भी है कि कौन सा भारत से आगे कौन कौन से देश हैं इसमें, तो आप इसको भी देख सकते हैं। अभी जो वर्तमान परिस्थिति में है भारत के आगे कौन कौन है? अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी, ये भारत से आगे हैं 4 देश। 5वीं अर्थव्यवस्था भारत की है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। मध्य प्रदेश से कौन, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें स्टार लगाइए, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश से कोनो राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को छोड़ा गया। संख्या भी देखिए, पार्क भी देखिए, स्थान भी देखिए, देश भी देखिए। मध्य प्रदेश के कोनो राष्ट्रीय उद्यान, बहुत महत्वपूर्ण, कोनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। तो पहला प्रश्न है कोनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर चीते लाए गए 8 चीते, कहाँ से लाए गए? दक्षिण अफ्रीकी देश नामीबिया से लाए गए। और क्या है, 70 साल बाद फिर से चीतों की वापसी हुई। देश से लुप्त हो चुके चीतों को नामीबिया से लाकर मध्य प्रदेश से कोनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में 17 सितंबर, डेट डाली 17 सितंबर 2022 को छोड़ा गया। इसी दिन प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन भी होता है। नामीबिया की राजधानी विंडहोक, एक और प्रश्न, नामीबिया की राजधानी कौन है? विंडहोक से 8 चीते भारत लाए गए।
और चीते आए कैसे? विशेष मालवाहक विमान बोइंग 747, सब लाइन बाय लाइन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोइंग 747 से लाया गया। इस विमान पर चीते का मुंह प्रिंट किया गया था आगे करके। विशेष मालवाहक विमान 747-400 इस तरह डिजाइन किया गया चीतों का आभास न हो उन्हें बाहर कहीं ले जाया जा रहा है। चीतों के पास पशु चिकित्सकों को जाने की अनुमति थी। नामीबिया से भारत आने में 11 घंटे से अधिक समय लगा, ये तो ऐसी जानकारी है। इन चीतों को बीमार होने से बचाने के लिए खाली पेट लाया गया था। ग्वालियर से चीतों को भारतीय वायुसेना के चिनूक, यहाँ से ग्वालियर लाया गया, फिर ग्वालियर से चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए KNP हेलीपैड पर उतारा गया और 17 सितंबर सुबह ग्वालियर हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद दोपहर इन्हें कून्हो राष्ट्रीय उद्यान में ले जाया गया, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जन्मदिवस के अवसर पर 8 चीतों में से 3 चीतों को कून्हो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा और कहा कि इससे भारत की प्रकृति प्रेरणा तेजी से जागृत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में कि मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित कून्हो राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? श्योपुर, मध्य प्रदेश के श्योपुर में कून्हो राष्ट्रीय पार्क है। चीतों को छोड़ने के बाद PM मोदी ने लगभग 400 चीता मित्रों से संवाद किया। ठीक, और यहाँ तक ये है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें कि वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा ये कि जो G20 का शिखर सम्मेलन होगा ये अगले साल 2023 में कहाँ पर होगा? नई दिल्ली में, है ना। भारत सरकार ने हाल ही में घोषणा की कि G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन 9 से 10 सितंबर, तारीख भी याद रखिए, 9 से 10 सितंबर 2023 को कहाँ होगा? नई दिल्ली में। क्या? G20 का शिखर सम्मेलन आगामी कहाँ होगा? नई दिल्ली में होगा। कब होगा? 2023 में। पूर्व में इस प्रकार की सूचनाएं आई थी कि आयोजन कश्मीर में किया जाएगा, किंतु इसे दिल्ली में किया जाएगा। 13 सितंबर 2022 को जारी बयान में कहा गया कि जी समूह के अपने अध्यक्षता में अगले साल वार्षिक शिखर सम्मेलन करीब 200 से अधिक बैठकों की मेज़बानी करेगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे नेक्स्ट चलते हैं। भारत विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 23 तक एक साल के लिए G20 के अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभालेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इंडिया गेट के सामने सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन 8 सितंबर 2022 को किया। अब इसे राजपथ की जगह क्या कहा जाएगा? कर्तव्य पथ। अगर पूछा जाए कर्तव्य पथ क्या है तो आप बताएंगे उसको क्या है कि सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन किया गया। इससे पहले राजपथ जाना जाता है, इसे क्या बोला? कर्तव्य पथ जाना जाएगा। क्या बोला? कर्तव्य पथ। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया। अगर पूछा जाए इनकी प्रतिमा कहाँ? दिल्ली में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा कहाँ? इंडिया गेट पर, दिल्ली में। और कितनी ऊंचाई? 28 फीट ऊंची ग्रेनाइट पत्थर से बनी हुई है। 65 मीट्रिक टन की यह प्रतिमा उस जगह पर स्थापित की जाए जहां विगत 23 जनवरी 2022 को पराक्रम दिवस पर। तो एक और प्रश्न है, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को। किसके जन्म दिवस? किस प्रश्न में? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के। ये दोनों निर्माण सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर ने 10 दिसंबर 2020 को किया था। ठीक है। इसमें पहले 2022 में नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की छत पर नए अशोक स्तंभ का भी अनावरण कर चुके हैं। ठीक, नेक्स्ट इसमें चलते हैं कि हरिद्वार आकांक्षी जिला कार्यक्रम। एक और इसमें हरिद्वार आकांक्षी जिला कार्यक्रम। हरिद्वार आकांक्षी जिला कार्यक्रम में के तहत भारत का मतलब हरिद्वार जो है आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत भारत का सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया। अगर पूछा जाए मतलब सभी राज्यों सभी देशों को मिलाकर के जो नीति आयोग इसको करता है आकांक्षी जिला, तो सर्वश्रेष्ठ जिला कौन है? हरिद्वार। ऑप्शन में आपको मिलेगा हरिद्वार जो है को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आकांक्षी जिला कार्यक्रम ये आपके काम का नहीं है। नेक्स्ट में 2013-14 के मुकाबले भारत सरकार द्वारा प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य व्यय 74% बढ़ाया गया। जो 13-14 में हमने जैसा बताया कि सभी चीज़ें में चेंजेज आए हैं 14 के बाद, अर्थव्यवस्था, राजनीति, भौगोलिक परिस्थिति सभी में काफ़ी परिवर्तन किए गए हैं। उसी के अंदर में मुकाबले प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य व्यय जो है सरकार की काफ़ी बढ़ गई है। 2013-14 के मुकाबले इसमें 74% तक की वृद्धि की गई, 74%। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत के 3 शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटी में शामिल है। ये भी है, उन शहरों के नाम पूछा जा सकता है कि कौन कौन से शहर हैं। तो ये 2 शहर हैं इसमें लर्निंग में, त्रिशूल और केरल के हैं, और नीलाम्बूर तथा तेलंगाना का शहर है वारंगल। त्रिशूर, नीलाम्बूर और वारंगल, ये 3 शहरों को किसमें, यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग में सीरीज में शामिल किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी। नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं कि भारत की पहली कोविड रोधी नेजल वैक्सीन को DCGI को मंजूरी। अब भारत ने पहली कोविड रोधी नेजल नाक से दी जाने वाली वैक्सीन को आपात स्थिति में प्रतिबंधित उपयोग की मंजूरी मिल गई है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, DCGI का फुल फॉर्म है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ने इसकी मंजूरी दी। यह भारत का कोविड-19 वायरस के नाक से दिया जाने वाला पहला टीका होगा। भारत बायोटेक ने इसका उपयोग 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए करने की अनुमति दी है। ठीक है, इसका लाभ क्या है कि हमारे कोविड वायरस का संक्रमण अधिकांशतः हमारे नासिका और फेफड़ों के जरिए शरीर में प्रवेश करता है। ऐसे में संभव कि इसकी प्रतिरोधक क्षमता वायरस के प्रसार को कम करने में बेहतर रहेगी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। टी हब द्वारा हैदराबाद में विश्व का सबसे बड़ा नवाचार केंद्र है। तो टी हब हैदराबाद विश्व का सबसे बड़ा नवाचार केंद्र कहाँ पर है, हैदराबाद में। इसका उत्प्रेरक कौन, टी हब द्वारा इसका किया गया हो। नेक्स्ट चलते हैं। केरल स्वयं का इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य। केरल स्वयं का इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। केरल के मुख्यमंत्री श्री पिनराई विजयन ने घोषणा की कि दूरसंचार विभाग भारत सरकार द्वारा सभी को इंटरनेट सुविधा प्रदान करने के लिए केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटेड को इंटरनेट सेवादाता का लाइसेंस मिल गया है। नेक्स्ट है, बिहार में देश का सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन किया गया है। रबर डैम का उद्घाटन किया गया बिहार में, सबसे बड़े रबर डैम का। कहाँ पर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फल्गु नदी पर बने इस रबर डैम का उद्घाटन किया। इस डैम के बनने के साथ ही सालों सूखी पड़ी फल्गु नदी में 10 फीट तक पानी जमा है। बहुत अच्छा डिसीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगल द्वारा यातायात डाटा सार्वजनिक करने वाला औरंगाबाद पहला शहर। ये भी आप इम्पोर्टेंट याद करिए। गूगल द्वारा क्या किया, सार्वजनिक डेटा सार्वजनिक करने वाला औरंगाबाद पहला शहर है। नेक्स्ट चलते हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है, शेख हसीना, अभी हाल ही में भारत आई थी। इससे अगर कोई प्रश्न है इसमें। नेक्स्ट, कुशियारा नदी कहाँ है, कुशियारा नदी बांग्लादेश असम में एक वितरिका नदी है। बराक नदी की एक शाखा के रूप में यह भारत बांग्लादेश सीमा बनाती है। कुशियारा नदी क्या करती है, भारत बांग्लादेश के बीच में सीमा बनाती है, जब यह बराक की एक अन्य शाखा सुरमा से अलग होती है। ठीक है, क्लियर। बांग्लादेश में कुछ दूर बहने के बाद यह फिर से सुरमा नदी में मिल जाती है और इस संयुक्त नदी को अब मेघना नदी कहा जाता है। ये भी पूछा जाता है मेघना नदी किसे कहा जाता है। नेक्स्ट, और बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट, ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट स्टार लगाइए इसको। INS विक्रांत नौसेना के बेड़े में, देखिए भारत का पहला स्वदेशी, ये प्रश्न आपको एकदम प्रिंट मिलेगा 4 सेट के एग्जाम में, किसी न किसी में एक सेट में एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत INS विक्रांत 3 सितंबर 2022 को नौसेना के बेड़े में शामिल किया। देखिए इंपॉर्टेंट क्या, पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत है ये INS विक्रांत, जिसे 3 सितंबर 2022 को नौसेना के बेड़े में शामिल किया। प्रधानमंत्री मोदी ने केरल के कोच्चि में आयोजित समारोह में, कहाँ पर, केरल में, इसे नौसेना को समर्पित किया तथा ये साथ ही ये समुद्र में तैरता हुआ एक शहर की संज्ञा दी। इसे क्या कहा, समुद्र में तैरता हुआ एक शहर की संज्ञा इसे दिया गया। किसे दिया गया है, INS विक्रांत को। ये INS विक्रांत क्या है, ये पहला स्वदेश निर्मित स्वदेशी विमानवाहक पोत है। नेक्स्ट चलते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है, विशिष्ट है, विक्रांत विशेष है। विक्रांत केवल युद्धपोत नहीं, ये 21वीं सदी के भारत की परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। नेक्स्ट चलते हैं। लद्दाख में तैयार होगी देश की पहली नाइट सफारी स्काई सेंचुरी। लद्दाख के हनले क्षेत्र में देश की पहली नाइट डार्क स्काई सेंचुरी अगले 3 माह में बनकर तैयार होगी। विज्ञान एवं तकनीकी विभाग इस महत्वपूर्ण परियोजना को निर्धारित समय में पूरा करेगा। इससे खगोल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। तो लद्दाख में होगी क्या, देश की पहली नाइट स्काई सेंचुरी। ठीक, नेक्स्ट। विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक
स्मारक पश्चिम बंगाल में। विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक बनने के अलावा वैदिक तारामंडल का मंदिर, इसे इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इस्कॉन के मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया जाएगा, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा गुंबद भी होगा का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट है तमिलनाडु में 5वां हाथी रिजर्व। भारत सरकार ने केरल में पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य में एक कार्यक्रम के दौरान तमिलनाडु में एक और हाथी रिजर्व अगस्ता मलाई की अधिसूचना की घोषणा की। मतलब भारत में कुल 5 हाथी रिजर्व बन चुके हैं। 5वां कहाँ बनेगा? अगस्त मलाई तमिलनाडु में एक और, तमिलनाडु किसमें? अगस्त्य मलाई। ठीक है, ये नेक्स्ट है। तमिलनाडु को अब तिरुनेलवेली जिले के अगस्त्य मलाई में अपना 5वां हाथी रिजर्व मिला। अगस्त्य मलाई क्षेत्र पश्चिमी घाट के सबसे दक्षिण छोर पर स्थित है तथा केरल तमिलनाडु में फैला हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नेक्स्ट, दार्जिलिंग में पद्मजा नायडू हिमालय जूलॉजिकल पार्क को सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर का सम्मान मिला। ये इतना इंपॉर्टेंट। दार्जिलिंग में पद्मजा, अगर पूछा जाए पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क कहाँ पर है? दार्जिलिंग में को सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर का सम्मान मिला है ना, हाल ही में। ठीक, जबकि कोलकाता के अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन को 4था स्थान मिला हुआ है। ठीक, नेक्स्ट, नेहरूजी के लंदन स्थित घर को दादा भाई नेहरूजी हम सभी जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष रहे हैं और उसके बाद 1906 में भी अध्यक्षता किया कलकत्ता अधिवेशन में। दादा भाई नेहरूजी के जो लंदन स्थित घर है वहाँ पर उसे क्या किया गया? ब्लू ब्लैक यानी नीली पट्टिका से सम्मानित किया गया है। इंग्लिश हेरिटेज चैरिटी की योजना ब्लू प्लेक लंदन की ऐतिहासिक महत्व की इमारतों को दिया जाने वाला एक सम्मान है। बहुत बड़ी बात है। दादा भाई नेहरूजी के आवास को यह सम्मान 10 अगस्त को दिया गया, ऐसे समय में जब देश आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। तब नेहरूजी 19वीं सदी के अंत में लगभग 8 वर्षों तक लंदन में रहे। भारतीय राजनीति के पितामह, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि हु इज कॉल्ड ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इज हु? दादा भाई नेहरूजी। नेहरूजी ऐसे समय में वाशिंगटन हाउस, 72 एनले पार्क, पेंगे ब्रोमली रहने गए थे, जो वैचारिक तौर पर 1897 में भारत की पूर्ण आज़ादी के समर्थक बन रहे थे। ब्लू फ्लैग सम्मान मिलने के बाद लाल रंग की ईंटों से बने इस घर के बाहर अब एक पट्टिका लगी है जिस पर लिखा है दादा भाई 1825 से 1917 भारतीय राष्ट्रवादी और सांसद यहाँ रहे थे। इंग्लिश हेरिटेज ने एक बयान में कहा कि नेहरूजी 7 बार इंग्लैंड गए, 1857 में वाशिंगटन हाउस गए। यहाँ इनका अधिकांश समय वेलबी आयोग के सदस्य के रूप में कार्य करते हुए बीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च शैक्षिक संस्थानों की अखिल भारतीय रैंकिंग, इसके अंतर्गत जो है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, बहुत करंट की जो प्रश्नों की श्रृंखला होती है वो अनलिमिटेड होती है, इसकी कोई सीमा नहीं है। हम प्रयास करते हैं कि महत्वपूर्ण प्रश्न जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के हों उन्हीं को समाहित करें, उन्हीं को पढ़ने का प्रयास करें। देखिए, जैसे कि 75th हम लोगों ने अभी 75वीं वर्षगांठ मनाई, तो 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 13 अगस्त 2022 को क्या हुआ? 2022 को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार भारत के 11 नए आर्द्रभूमि स्थलों को रामसर कन्वेंशन में शामिल किया गया है, जिसके बाद जो रामसर में कुल संख्या 75 हो गई। नए वेटलैंड स्थल 13,26,670 हेक्टेयर से कवर करते हैं। ये जो साइट घोषित की, इसमें 4 साइटों में से 4 तमिलनाडु में, 3 उड़ीसा में, 2 जम्मू कश्मीर में, जबकि 1 महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में रहे हैं, है ना। ये पूरा राम साइट देखते हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो 11 शामिल की गई कौन कौन इसमें हैं, ये आपके इसमें सभी 11 तो आप याद कर नहीं सकते। आप महत्वपूर्ण हीराकुंड रिजर्व याद कर लीजिए उड़ीसा, टम्पारा झील उड़ीसा, और उसके बाद कांजीरकुलम पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु। नेक्स्ट चलते हैं, भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, बहुत बड़ी बात है। 2022 21 जुलाई को परिणाम घोषित किया गया, जिसमें श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को 64% मत तथा विपक्ष के उम्मीदवार कौन थे? यशवंत सिन्हा। ये भी याद रखिएगा, विपक्ष के उम्मीदवार कौन थे? यशवंत सिन्हा को 64% मत मिले। भारत के तत्कालीन
न्यायमूर्ति कौन, एन.वी. रमन्ना ने द्रौपदी मुर्मू को क्या राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति, ये भी क्रम पूछा जाता है, 15वीं राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति पद के लिए यह वैसे तो 16वां चुनाव था, लेकिन राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाली द्रौपदी मुर्मू 15वीं व्यक्ति हैं। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 बार इस कार्यकाल के निर्वाचित हुए थे, इसीलिए चुनाव तो 16वां है, लेकिन व्यक्ति के क्रम में ये 15वां है। द्रौपदी मुर्मू पद पर आसीन होने वाली भारत की पहली, दूसरी महिला तथा पहली जनजातीय आदिवासी महिला हैं। ठीक है, इनका जन्म उड़ीसा के मयूरभंज में हुआ था। 64 वर्षीय देश की सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति होने के साथ साथ भारत की पहली राष्ट्रपति जिनका जन्म स्वतंत्रता के बाद हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनका जन्म स्वतंत्रता के बाद हुआ है। 1958 में जन्म हुआ है, अब हमारी आज़ादी 1947 में मिली थी। मुर्मू उड़ीसा के मयूरभंज जिले से हैं, बस इससे ज़्यादा इनसे प्रश्न नहीं है। नेक्स्ट है, इसमें उपराष्ट्रपति का चुनाव भी हुआ। जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति हुए। 14वें एनडीए उम्मीदवार के तौर पर इन्हें 74% मत मिला। विपक्ष के उम्मीदवार कांग्रेस की मार्गरेट अल्वा को मात्र 182 वोट मिले। ठीक है, नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को 11 अगस्त 22 को राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न का देखिए ध्यान से, इसमें ये आपके अन्य परीक्षा इंपॉर्टेंट है, बहुत है, लगाइए स्टार, कि जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है उपराष्ट्रपति को? राष्ट्रपति दिलाते हैं। देखिए, राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद और गोपनीयता की। जैसे राष्ट्रपति को शपथ तो मुख्य न्यायाधीश दिलाता है या उपस्थिति में अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश, लेकिन इनकी शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। श्री धनखड़ 17 पश्चिम बंगाल के हाल फिलहाल तक कौन थे? राज्यपाल रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध। 1 जुलाई 2022 से प्रतिबंधित करने के लिए गजट 12 अगस्त 2021 को जारी किया गया था। कहा गया कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उस पर पूर्ण प्रतिबंध लग जाएगा। बिहार के मिथिला मखाना को मिला जीआई टैग। मिथिला मखाना क्या मिला? जीआई टैग। बिहार के किसे? जीआई टैग से मिला उसके। हाँ, नेक्स्ट चलते हैं, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अनुसार तीसरे संस्करण में अपनी श्रेणियों में कर्नाटक, मणिपुर और चंडीगढ़ शीर्ष पर है। कर्नाटक, मणिपुर और चंडीगढ़ इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में शीर्ष पर हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष, ये भी महत्वपूर्ण, सुमन बेरी। कौन उपाध्यक्ष? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष कौन इस समय? सुमन बेरी। इन्होंने सार्वजनिक नीति थिंक टैंक सदस्य डॉक्टर वी.के. सारस्वत, सीईओ परमेश्वर नायर और वरिष्ठ सलाहकार नीरज सिन्हा की उपस्थिति में इंडेक्स जारी किया। इसमें क्या क्या आधार रखे गए हैं? मानव पूंजी, निवेश, व्यापारिक वातावरण, सबको शामिल करके इसमें शीर्ष में कैसे शामिल किया गया है? कर्नाटक प्रमुख राज्यों में सबसे ऊपर है। कर्नाटक सबसे ऊपर है, यही आपको ध्यान रखना। कर्नाटक, तेलंगाना। यूपी का स्थान अगर देखा जाए इसमें तो मुझे लगता है काफ़ी नीचे है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, कि अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच सीमा विवाद समझौता। असम और अरुणाचल प्रदेश की सरकारों ने अरुणाचल के नामसाई में आयोजित मुख्यमंत्री स्तर की बैठक में नामसाई घोषणा पर हस्ताक्षर किया। नामसाई घोषणा किससे जुड़ा हुआ? असम और अरुणाचल के सीमा विवाद से, है ना। इनको इस चर्चा के बाद अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और उनके समकक्ष असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने नामसाई घोषणा पर हस्ताक्षर किए। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, केंद्र सरकार ने ध्वज संहिता में बदलाव किया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ध्वज संहिता में बदलाव किया, अब क्या है? अब तिरंगे को दिन और रात दोनों समय फहराया जा सकता है। साथ ही मशीन और पॉलिस्टर से बने ध्वजों को भी उपयोग करने की अनुमति होगी। अब सरकार का यह निर्णय ऐसे समय में आया जब देश आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा, ये भी महत्वपूर्ण, हर घर तिरंगा 13 से 15 अगस्त तक गया था। सभी विभागों सचिवों ने, केंद्रीय गृह सचिव, ये कौन है? केंद्रीय, एक नया प्रश्न, केंद्रीय गृह सचिव कौन है? अजय भल्ला। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन, फहराना, उपयोग सहित संहिता 2002 और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 इसमें परिवर्तन किया गया। भारतीय ध्वज संहिता 2002 को 20 जुलाई 2022 के आदेश से संशोधित किया गया है। अब कहाँ हुआ इसमें? कि जहाँ ध्वज खुले में प्रदर्शित किया जाता है या किसी नागरिक के घर पर प्रदर्शित किया जाता है, इसे दिन रात फहराया जा
सकता है। इससे पहले तिरंगों केवल सूर्योदय सूर्यास्त तक फहराने की अनुमति थी। इसी तरह ध्वज संहिता के अन्य प्रावधान में बदलाव करते कहा कि राष्ट्रीय ध्वज हाथ से काता और हाथ से बुना हुआ या मशीन से बना होगा। यह कपास, पॉलिस्टर, ऊनी, रेशमी खादी से बना होगा। कोई भी हो सकता है इसमें। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला पहला राज्य। वाणिज्यिक वाहनों को किससे जोड़ेगा? कमर्शियल जो वाहन चल रहे हैं उसे इमरजेंसी सपोर्ट सिस्टम से लैस करेगा। नेक्स्ट चलते हैं। दिल्ली स्थित अनंगताल राष्ट्रीय स्मारक घोषित। दिल्ली राजधानी क्षेत्र के महरौली में कुतुब मीनार के पास एक अनंगताल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। महत्वपूर्ण है। गुजरात सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले उत्पादन नीति की घोषणा करने वाला पहला राज्य सेमीकंडक्टर बनाएगा। एक और है बुरहानपुर देश का पहला हर घर जल जिला घोषित। मध्य प्रदेश का बुरहानपुर देश का पहला हर घर जल वाला प्रमाणित जिला बन गया है। बहुत महत्वपूर्ण। देश की सबसे लंबी मालगाड़ी का सफल परिचालन। देश की सबसे लंबी मालगाड़ी का सफल परिचालन। भारतीय रेलवे ने इसे सुपर वासुकी ट्रेन का नाम दिया है। इस ट्रेन का परिचालन साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे की तरफ से किया गया है। 6 इंजन 295 डिब्बों वाली 3.5 किलोमीटर लंबी 6 इंजन 295 डिब्बे वाली 3.5 किलोमीटर लंबी सुपर वासुकी मालगाड़ी ने 15 अगस्त को छत्तीसगढ़ के कोरबा से नागपुर के राजनाथ गांव के बीच 27,000 टन कोयला लेकर पूरी यात्रा की। नेक्स्ट है मंडला बना देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला। कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला मंडला बना मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल जिला है। देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस लॉन्च की गई। इसे कौन लॉन्च, किस कंपनी? KPIT लिमिटेड ने इसे लॉन्च किया। नेक्स्ट मंकी पॉक्स से जांच के लिए पहला स्वदेशी किट लॉन्च किया। कोरोना के बाद एक मंकी पॉक्स जो बीमारी चली उसके लिए क्या किया? ITPCR ने एक RT-PCR किट आंध्र प्रदेश के मेट्रिक जोन में लॉन्च किया है। ट्रांस एशिया बायोमेडिकल की ओर से विकसित इस किट को केंद्र सरकार के प्रधान वैधानिक सलाहकार अजय कुमार सूद ने लॉन्च किया। नेक्स्ट चलते हैं। गोवा 100% हर घर जल प्रमाण प्राप्त करने वाला राज्य। गोवा हर घर में नल के द्वारा स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने वाला 100% देश का पहला राज्य बन गया। 378 गाँवों को हर घर जल घोषित कर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने हर घर जल कार्यक्रम को संबोधित भी किया। भारत का पहला भूकंप संग्रहालय गुजरात में स्मृति वन के नाम से राष्ट्र को समर्पित किया गया। भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर। भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर 3D कहाँ? बेंगलुरु। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है। नेक्स्ट मध्य प्रदेश के खंडवा में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता ऊर्जा संयंत्र। दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा संयंत्र। नेक्स्ट गुजराती जंगली गधों के संरक्षण हेतु रणखार कंजर्वेशन घोषित किया गया। गुजरात जो है जोधपुर संभाग के संचार तहसील से 57 किलोमीटर दूरी पर चितलवाना तहसील के रणखार गांव के आसपास रहने वाले जंगली गधे के संरक्षण के लिए राज्य सरकार ने 2022 में बड़ी घोषणा करते हुए कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया है। किसे? रणखार गांव के आसपास के रणखार गांव को। देश में पहला समुद्री शैवाल पार्क तमिलनाडु में कहाँ पर? तमिलनाडु में। नेक्स्ट सिंकुला दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग। सिंकुला दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग। देखिए ये सिंकुला दर्रा कहाँ? हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ेगी। इस पर दुनिया के सिंकुला दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग बनी। ठीक। भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक, ये भी कर्नाटक के बेंगलुरु में है। ये स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन इंडिगो। स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करने वाले विमान को सफलतापूर्वक उतारने वाली एशिया की पहली एयरलाइन बन चुकी है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। सांबा 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में के संभाग सांबा जिला आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला बना। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है। नेक्स्ट चलते हैं कि भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल बस सेवा। महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने पूरे मुंबई में आने जाने को आसान बनाने की योजना के तहत गेटवे ऑफ इंडिया से चर्चगेट मार्ग पर टैप इन टैप आउट सेवा का उद्घाटन किया। भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल बस सेवा
आपसे पूछा जाए तो कहाँ पर है वो मुंबई, कहाँ, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, 7वां रायसेना संवाद, ये क्या होता है रायसेना? ये नई दिल्ली में किया गया है। इसमें क्या था, मुख्य विषय क्या था ये रायसेना डायलॉग के बीच का? इसमें था भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र और भारत का एक महत्वपूर्ण सम्मेलन था, जिसके अंतर्गत, है ना। अब इसमें इस कार्यक्रम में कौन कौन शामिल हुआ था? इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे स्वीडन के पूर्व प्रधानमंत्री, कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री, मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति, है ना, ऑस्ट्रेलिया के, ये सब शामिल इसमें हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोगैस से चलने वाला भारत का पहला ईवी चार्जिंग स्टेशन, बायोगैस से चलने वाला भारत का पहला ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन महाराष्ट्र के पर्यावरण और पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे ने 9 मई 2000। बायोगैस से चलने वाला भारत का पहला ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर है? महाराष्ट्र। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट चलते हैं, भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र असम में शुरू हुआ। कहाँ पर? असम में शुरू हुआ है। नेक्स्ट, भारत AAEA का अध्यक्ष निर्वाचित, भारत एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी को सर्वसम्मति से फिलीपींस की राजधानी मनीला में, फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला में, ठीक है, क्या नया अध्यक्ष बनाया गया। वर्तमान में चुनाव आयोग मनीला का अध्यक्ष है। कार्यकारी बोर्ड के लिए सदस्यों में अब रूस और उज्बेकिस्तान वगैरह भी शामिल हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला रही और इसे आप पढ़िए और संक्षिप्त नोट्स बनाइए। आशा है कि वीडियो पसंद आया होगा और अगले टॉपिक में जो और महत्वपूर्ण प्रश्न है 2 या 3 क्लास में सारे करंट अफेयर्स समाहित करने का प्रयास करेंगे। हमारी आपको शुभकामनाएं, इसे नोट्स बनाएं और याद करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।